तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया गया है। कई अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। एमएसएमई से लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशो को एक बैलेंस में लाने के लिए कई घोषणाएं की गई है और उसी को लेकर कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे बजट 2026-27 का। इंट्रोडक्शन उन गेस्ट के साथ मैं आपका करा देती हूं। सबसे पहले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी, रक्षा विशेषज्ञ है, धीरज कुमार सिंह, आईटी विशेषज्ञ और कंप्यूटर साइंस। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार। बताते चलें कि कन्नौज और सीतापुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 पर। ऐसे में सबसे पहले जीपी वाजपेयी जी, आपके पास आते हुए बजट जो पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, किस तरीके से देख रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में? अभी अभी मेरे पास कुछ विश्वस्त सूत्रों से और रिलायबल सोर्सेस से पता लगा कि इस वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए जो एलोकेशन पिछले साल किया था उससे लगभग 20% बढ़ा करके लास्ट ईयर एलोकेशन था 6,81,000 करोड़ और इस वर्ष ये एलोकेशन किया गया है 7,85,000 करोड़। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे हम अपने रेवेन्यू, रक्षा क्षेत्र के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विशेषकर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें सैलरी, पेंशन, ऑपरेशनल एक्टिविटी, उनके खर्चे होते हैं जिसको हम प्रगति की तरफ ना देख करके जब हम अपने देश को 2047 में एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। विशेषकर वायुसेना में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे स्क्वाड्रन्स जो आज की डेट में 29 हो गए, इनको क्रमशः बढ़ाते हुए 42 जो एस्टेब्लिश्ड स्क्वाड्रन का नंबर है वहाँ तक पहुँचना है। हमको न्यूक्लियर सबमरीन्स की ज़रूरत है। आज की डेट में कोई भी देश जो बदलती हुई भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें एक सशक्त देश के लिए सशक्त सशस्त्र सेनाओं। वाजपेयी जी, एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगी, टिप्पणी चाहूंगी। भारत जो है अब सुरक्षा प्रणालियों के लिए या फिर सुरक्षा के जितने भी इक्विपमेंट्स है, हथियार हो गए या वायुसेना, थल सेना, जल सेना के जितने भी लड़ाकू विमान या कोई भी इक्विपमेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी अब स्वदेश में निर्मित करने के लिए पूर्ण तरीके से अग्रसर नजर आ रहा है। तो बजट का कितना % हिस्सा जो है वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी रक्षा क्षेत्र में जा सकता है? डीआरडीओ के लिए कितने % का रखा जाएगा? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, इस वर्ष इस मद में 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। आपने बहुत अच्छा पहलू लिया। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो तो उसमें A to Z हमारे अपने देश में ही वो चीज मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। अभी तक चाहे वो LCA हो, चाहे LCH हो, जो भी हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के हमने बनाने की कोशिश की है, तो वो सारे में बहुत सारे उपकरण आज भी हम उनको फॉरेन से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो स्लोली हम जो भी प्रयास अब तक किए गए हैं वो सराहनीय है और इसी दिशा में हमको मजबूती से आगे बढ़ते जाना है क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र का होना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम जितना भी इंटरनल डेवलपमेंट कर लें, चाहे जितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी हो जाए, लेकिन जब तक हमारा देश सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में सशक्त नहीं होगा तो जो हमारे दुश्मन है वो हम पे पैनी नजर रखते रहेंगे और हमारा जो लक्ष्य है विकसित देश बनने का, उसमें हमेशा बाधाएं पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि अभी हाल में ही हमने वेनेजुएला वाला केस देखा हुआ है, ग्रीनलैंड का केस चल रहा है, ईरान पे अटैक की बातें चल रही हैं। वो सब अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती हैं जब दुश्मन देश को ये पता होता है कि ये देश एक पूरी तरीके से सक्षम है, इसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। ये आजकल जो युद्ध है वो पेपर में ही कवर हो जाते हैं। तो ये जो आउटले दिया गया है, ये मैं निश्चित हूँ कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा ड्रोन उत्पादन में, फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट में
क्योंकि हम इस स्थिति में हमको इमीडिएटली जो डेफिशिएंसी है कम से कम 2 से 3 फाइटर स्क्वाड्रन का इमीडिएट प्रिक्योरमेंट करना है, और उसके बाद वहाँ की तकनीकों को उसी जो भी हमारा एमओयू होता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर उनसे टेक्नोलॉजी भी लेनी है। तो हमको पैरेलली इंडियन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, साथ ही साथ अपने को सक्षम रखना है कि कोई भी दुश्मन देश हमारे पे टेढ़ी निगाह ना बिल्कुल, उठाए। तो अपने आप को सक्षम रख के कोई भी कदम उठाना है ताकि कोई भी दुश्मन देश आक्रामक ना हो सके भारत पर। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा सीतापुर से जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं ये। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें आप सीतापुर में देख पा रहे हैं जिस तरह से आम बजट पेश हुआ? सीतापुर की जनता क्या कुछ आशा लगाकर बैठी हुई थी इस बजट से, और क्या ख्याल, क्या सोच रखती है वहां की जनता? जी, जैसा कि बता दें कि सीतापुर जनपद में, जो कि सीतापुर ये हमारे अवध क्षेत्र बहुत नजदीक पड़ता है, किसानों को लेकर के, बजट को लेकर किसानों की बहुत जो है निगाहें टिकी थी इस बजट पे कि बजट जब आएगा तो किसानों के हित में क्या होगा, क्या मतलब बजट में क्या किसानों के हित में आएगा। और इसी को लेकर के इस वक्त मेरी जो मौजूदगी, यहाँ पे भारी संख्या में किसान भी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस बजट से उनके चेहरों पे जो खुशियां आई हैं और बजट में क्या कुछ निकल के आया, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित दीक्षित है। दीक्षित जी, बजट में जैसे आज बजट पेश हुआ है तो क्या कुछ कहेंगे? आज का जो बजट है बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि देश में पहली बार हुआ है कि कोई भी बजट रविवार को पेश किया गया है, और इसका जो अमाउंट रखा गया है वो 53 लाख करोड़ रुपए का रखा गया, जो कि बहुत सराहनीय है। जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को देखते हुए, उसी प्रेरणा से लेते हुए आदरणीय तो ये जैसे किसानों के हित की बात की जाए तो किसानों में क्या खुशी है कि ये बजट जो पेश हुआ उसमें जो उत्पादन राशि थी उसको कम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां थी उनको दूर किया गया है, साथ साथ में ऐसा बजट पेश किया गया है जो किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया है। जीएसटी स्लैबों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स में जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हुई है। इसीलिए किसान के लिए, व्यापारी के लिए और हम सब आम आदमी के लिए, सबके लिए बजट बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आपने सुना है कि ये किसान भी हैं और यहाँ व्यापारी भी हैं, तो इनका 700 रुपए कहना है कि अभिषेक, बजट वहां बहुत पर अच्छा और भी पेश लोग हुआ है। मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से देश बिल्कुल का बातचीत बजट करें। पेश हुआ है, एक तरह से ब्लूप्रिंट से मानकर देखा जाए, क्या कुछ वो कर रहे थे, क्या कुछ वो सोच रहे थे, क्या ये बजट उनके सोचने समझने और जिस तरह से वो सोच रहे थे, निर्मला सीतारमण जिस तरह से उनके हित में फैसला लेंगे, ये बजट खरा उतरा है उतने में? जैसा कि आपसे ये पूछना है कि जैसे आप क्या सोच रहे थे कि बजट कैसा आएगा, और जो निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है, इस पे क्या लगता है कि ये कितना जो है अच्छा है लोगों के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए? समाज के लिए भी, जनता के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सबको ध्यान में रखते हुए ये बिल पेश किया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका 700 रुपए कहना है कि जो है अंतिम बिल्कुल पंक्ति में जो अभिषेक, व्यक्ति है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे, जनता से आपने सवाल पूछे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जनता के बीच में जो है वो काफी कॉन्फिडेंस भी है, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश भी है आज के बजट से। वापस आपके पास लौटेंगे, कन्नौज से रुक करेंगे। हिमांशु तिवारी भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए अगर बात करें, आज जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया है, विकास के साथ साथ एमएसएमई के ऊपर फुल फोकस रहा है, किस तरीके से जनता का रिएक्शन देखने को मिला कन्नौज में? बिल्कुल, जिसको बात बता दें, जिस तरह से आज जो बजट पेश हुआ है इससे काफी लोग खुशहाल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर आम लोग, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सीधा तो जानते हैं कि बजट का क्या रुख रहा है। सर, क्या नाम था? मेरा नाम अवधेश राठौर। और जिसको देखा जाए कि आज बजट आया हुआ है, किस तरह से बजट को देख रहे हैं आप? आज का जो बजट आया है देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, सबके चेहरे पर खुशी ला कर देती है। जैसे कि फ्रिज के दाम सस्ते हो गए हैं, होम लोन में बहुत रियायत दी है, और एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो शुगर की दवाइयां हैं, उनके दाम कम करके जो चेहरे पर एक खुशी लाई है, उसके लिए मैं केंद्र की सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे नौजवानों के अंदर रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, कई कॉरिडोर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ी जो घोषणा अच्छी लगी कि हर जिले में एक कैंसर क्लिनिक बनाया जाएगा।
हालांकि हमारे कन्नौज में है, लेकिन हर जगह होगा तो आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। सर क्या नाम आपका? राम प्रकाश अमन। सर आज जब बजट पेश हुआ है कितना लाभकारी होगा बजट ये? तो ये केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया है बहुत सराहनीय बजट है और आम जनता के लिए काफी लाभदायक भी है कि कई तरह की सहूलतें सुविधाएं दी गई है, टैक्स में छूट दी गई है और तमाम ऐसी वस्तुएं जो सस्ती की गई। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत सराहनीय सस्ता किया गया, सराहनीय है। इसके लिए केंद्र सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए कि किसानों के लिए भी राहत की बात इस बजट में कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है? इसमें किसानों को काफी राहत मिलेगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि पहले 3 लाख तक किसी से था, जो बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, इसलिए किसानों को काफी राहत मिलेगी, काफी लाभदायक होगा। जैसे कि आपने सुना है कि यहाँ पर किसानों के लिए काफी बड़ी बिल्कुल राहत ऐसे मिली। हिमांशु, 3 लाख अगर से बात लेकर करें उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार की ओर से ओडीओपी को लेकर जो है वो काफी फोकस किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। आज निर्मला सीतारमण की तरफ से भी ओडीओपी को लेकर कई बातें कही गई। एमएसएमई के ऊपर अगर फोकस किया जाएगा तो सीधा सा इसका असर जो है वो लघु उद्योग पर पड़ता नजर आएगा। कन्नौज को अगर विशेषकर लेकर चले तो कन्नौज के इत्र जो है वो वर्ल्ड फेमस है। ऐसे में किस तरीके से जनता ने इस पूरी चीज को देखा? बिल्कुल, जिसका देखा जाए कि कन्नौज का इत्र केवल कन्नौज के एक खुशबू से नहीं महकता, बल्कि इसको दुबई जैसे कई ऐसे विदेशी देश है जहां पर इसकी इत्र जो है वो महकता है। कहीं ना कहीं ओडीओपी को लेकर कन्नौज में इत्र है और कई चीजें हैं जो सामने निकल के आई। कहीं ना कहीं जो व्यापारी से हमारी बातचीत की उनका कहना है कि ओडीओपी को लेकर कई तरह सरकार ने इसका बढ़ावा दिया है, वो काफी सरकार से खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से घरेलू जो चीजें हैं, चाहे टीवी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या मोटर व्हीकल हो, इनमें जो दाम की जो गिरावट देखी जा रही है उससे काफी लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देश का बजट एक तरफ पेश हो चुका है और ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जीपी वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इस तरह आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से बजट पेश किया गया, देश के विकास का ब्लूप्रिंट भी इसे माना जा रहा है, विकसित भारत का बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर अगर हम बात करें तो इस बार का बजट 2026 क्या आम लोगों की जेब तक पहुंच पाया है? जिस तरह से आम लोग उम्मीद लगा रहे थे बजट को लेकर, क्या उनकी सोच पर खड़ा उतरा ये बजट? मेरी समझ में तो ये बजट स्वागत योग्य है जी, क्योंकि इसने एक आम आदमी के जीवन से आसपास जितनी भी संबंधित चीजें हैं हर चीज को छूने की कोशिश की है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है वहाँ के लिए भी इस बजट में बात की गई है। यहाँ पे महिलाओं के उत्थान की भी बात की गई है। यहाँ पशुपालन, मत्स्य विभाग के पार्क बनाने की भी बात की गई है। नारियल, कोकोनट के पार्क, कोकोनट बिल्कुल वाजपेयी जी, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को लेकर, हर वर्ग को लेकर आज ये बजट जो था 2026-27 का वो फोकस्ड हुआ है। वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ लगातार स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी मौजूद है। अमिताभ जी, आपके पास आते हुए अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट करके देखें आज के बजट को, तो दक्षिण में चुनाव होने हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं 2026 में। ऐसे में दक्षिण को साधने की पूरी कोशिश सीतारमण की तरफ से की गई, बंगाल को लेकर भी कई परियोजनाओं को लेकर बात हुई है। ऐसे में किस तरीके से इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप देखते हैं? क्योंकि दक्षिण में अभी जिस तरीके से वाजपेयी जी ने जिक्र किया, कोकोनट को लेकर स्कीम की बात कही जा रही है, मत्स्य पालन को लेकर स्कीम की बात कही जा रही है, तो सीधा सा तमिलनाडु और केरल के ऊपर फोकस तो है ही, साथ ही पश्चिम बंगाल को भी साधने की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से आमतौर पे होता है कि किसी स्टेट को अगर टारगेट किया जाता है तो कुछ फ्रीबीज टाइप की कुछ सीधे सीधे योजनाएं दी जाती हैं, उसके बजाय वस्तुगत चीज़ों पे केंद्रित किया गया है। जैसे मछली पालन, पशुपालन है, नारियल की खेती, काजू की खेती का विकास है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की जब बात की जा रही है तो देश के जितने भी तटीय राज्य हैं सबको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इसका फ़ायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी मिलने जा रहा है। तो बड़े सारगर्भित तरीके से टारगेट करते हुए भी लोगों को ऐसा न लगे कि कुछ केवल चुनाव के नाम पे अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है किसी स्टेट को, ये लोगों को भास ना हो पाए, इस ढंग से चीज़ों को रखा गया है। और पूरे बजट को अगर आप देखिए ना तो बड़ा कमाल का एक संतुलन है। पहले बजट में संतुलन लाना मुश्किल होता था क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है विविधताओं वाला देश है, इतने सारे वर्ग हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे स्टेट हैं, सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर वर्ग को देश के विकास के साथ जोड़ा जाए और उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए, तो इकोनॉमी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिस ढंग से ये किया गया है ना, अभी किसानों के क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, देखिए 1,37,000 करोड़ रुपया
उसके लिए कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं। फिर जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया है, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए इसमें कमाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया है, जो कि इस देश की जरूरत है। मुफ्त में मिलना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लेकिन अगली अमिताभ पीढ़ी जी, अभी जिस तरीके से कुछ समय पहले हमारे चैनल पे बाइट चली थी अखिलेश यादव की, उन्होंने सीधा कहा कि गरीबों के ऊपर तो फोकस ही नहीं हुआ है। बहुत आश्चर्य की बात है ना। आप गरीबों को देखिए, जिन गरीबों को 60 साल 70 साल आप कह सकते हैं, जिनको घर नहीं मिला, बिजली नहीं मिला, पानी नहीं मिला, सड़क वड़क की तो बात ही, शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की बात ही छोड़ दीजिए, उन सारी चीज़ों से परिपूर्ण किया गया है। उनके लिए कितना सिंपल छोटे छोटे लोन की व्यवस्था की गई। आप सब्जी बेच सकते हैं, ठीक है, 5,000 10,000 का लोन लीजिए, कोलेटरल फ्री लोन है, सबको मिल सकता है और मिला है लोगों को, और वो उससे अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। आप उनको घर दे रहे हैं, आवास की सुविधा दे रहे हैं, घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली है गांव में लेकिन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप 6,000 या 8,000 रुपये जमा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किया गया। उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। वैसे ही पानी का नल, स्वास्थ्य के लिहाज से साफ जल जो है कितना महत्वपूर्ण है, आप देखिए उनके घर तक पहुंचाया गया। तो क्या हुआ कि उनका स्टेटस भी बढ़ गया, गरीबी रेखा से उनको बाहर निकालने में हमें मदद मिली। और क्या होता है ना कि जब बेहतरीन परिस्थितियों में आप व्यक्ति को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं, तो वो और बेहतर होने की कोशिश करता है। गंदी परिस्थितियों में रहता है तो वो निकल नहीं पाता उन परिस्थितियों से। और 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर इस सरकार के राज में आने का मौका मिला है। और सारी दुनिया में देखिए, मध्यम वर्ग आप जानती हैं 3 गुना बढ़ गया है। मध्यम वर्ग का आकार पिछले 10-11 साल में 3 गुना बढ़ा है। 6 करोड़ लोग होते थे, अब 18-20 करोड़ लोग मध्यम वर्ग की श्रेणी में। मतलब ये वो वर्ग है जो खर्च करता है और इकोनॉमी में योगदान देता है। अमिताभ जी, आप जिस तरह से कह रहे थे, इस बार के बजट में लगभग सभी राज्यों पर फोकस किया गया, हर वर्ग पर ध्यान दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी हम चूक नहीं सकते कि चुनावी राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। जिस तरह से 2025 के बजट की अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव था, ऐसे मौके पर मखाना पर फोकस किया गया। इस बार पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने भी घोषणा की है, 4,000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव यहां पर जारी किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है। देखिए, ठीक है, चुनाव की बात होती है तो हर एक राजनीतिक दल जो है कुछ चाहता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करे और उनको कुछ इस ढंग से लुभाए, लेकिन उसके साथ जो काम किए जा रहे हैं उसका देखिए, उसका ऐसा नहीं कि अन्य लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में तो सारे स्टेट्स में तो कोई चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सुविधा दी जा रही है। यातायात के मसले में मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, आपको बताऊं कि यातायात के मसले में सरकार को चाहिए कि इसको भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पे देखे सरकार, और अपने ऊपर इसका जिम्मा ले। ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के साधन संसाधन कम से कम खर्च में, 0 खर्च में लोगों को उपलब्ध कराए। क्यों? इससे जैसे शिक्षा हम कहते हैं सरकार का जिम्मा है, सड़क सरकार का जिम्मा है, बिजली सरकार का जिम्मा है, वैसे ही यातायात को भी अगर प्रोवाइड करने लगे सरकार, तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपलब्ध कराएंगे आप, तो लोग व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट खरीदना कम करेंगे। मतलब पेट्रोल तेल कम जलेगा, आपकी विदेशी मुद्रा देश की बचती है, धुआं कम होने से स्वास्थ्य का, क्योंकि दिल्ली में सब लोग जानते हैं क्योंकि ज्यादा गाड़ियों से ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। लगातार धीरज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए, वापस आपके पास लौटेंगे। धीरज कुमार जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से केंद्रीय बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से, ऐसे में आईटी सेक्टर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या जो उम्मीदें थी वो पूरी कर पाई है सीतारमण? हाँ जी, मैं इसको अगर देखूं तो आईटी सेक्टर में जो बहुत सारी जो उम्मीदें थी वो ये बजट पूरा करेगा। मैं एक कंपनी के ट्रेडमार्क को देख रहा था, ओरेकल कंपनी के, तो वो ओरेकल के साथ फाइट कर रहे हैं। 10 साल से कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये कंपनी वर्क करती हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं। अभी जोहो के फाउंडर ने भी अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पुराना अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि गूगल है, मीटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वर्कआउट कर रही हैं। अब बात आती है कि जो आईटी में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को एमएसएमई के साथ जोड़ने का जो प्रावधान जो निर्मला सीतारमण जी ने जो किया है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो आईटी सेक्टर एक सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है। एमएसएमई में सर्विस के लिए बहुत कुछ पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि आईटी सेक्टर यानी सॉफ्टवेयर जो बात हम करते हैं, जो सर्विस की जो बात करते हैं, वहां अगर एमएसएमई में प्रोविजन होता है तो बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो आईटी से रिलेटेड यहाँ स्टार्ट होने की संभावना बनेगी। अब इसमें ये देखना होगा कि आईटी सेक्टर में जो कंपनी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं
उनमें ये एमएसएमई कितने लोन्स का प्रावधान करती है, धीरज ये जी, देखने वाली बात आज के होगी जिस आने तरीके वाले से समय में। ऐलान हुए हैं उसके बाद में आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे? आईटी सेक्टर में तो रोजगार बढ़ेगा ही इससे, क्योंकि डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर कंपनी बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। आज सर्विस ओरिएंटेड चीजें, मैं एमएसएमई नहीं वर्क करता था, लेकिन आज वर्क करेगा, पैसा बढ़ेगा, डेफिनेटली आईटी का जो रोजगार है वो बढ़ेगा। स्टूडेंट्स की जो डिपेंडेबिलिटी है इंडियन कंपनीज पर बनेगी। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि इससे रोजगार में तो बहुत ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। एंड ये एक मैं वही कहूंगा कि फिर अगेन कि ये भारत के विकसित होने की राह में एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे विदेशी कंपनियों पर भी लगाम लगेगी। और इंडिया में जो बहुत सारा बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, अपना नेटवर्क डेवलप करना है, बिल्कुल। अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है कि हमने कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया और हमारा काम हो गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमेनिंग सिस्टम की भी बात होती है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स की भी बात होती है। बहुत सारे तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम डिजाइन करते हैं, जो कि सर्विस ओरिएंटेड वर्क में दिखाई देता है, जी। जो फिजिकली कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। ठीक है ना। तो इसमें एमएसएमई के द्वारा जब इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली भारत में जो एक ग्रोथ का जो रियल टाइम में जो मॉडल है वो मिलेगा। एज वेल साथ ही साथ निर्मला जी ने एक बात और कही कि जो हमारे भारत के विरासत के जितने भी आयाम हैं उनको भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। यानी आईटी से जो डेवलपमेंट होगा उनको भी हम टेक्नोलॉजी से, अगर हम सारे जो हमारे विरासत में जो भी कल्चरल हेरिटेज है जो भारत का, अगर उसको हम जोड़ते हैं तो उससे भी एक ग्रोथ भारत में इंश्योर होगी। बिल्कुल। और डेफिनेटली हर जगह एक स्टूडेंट्स को कार्य करने का मौका मिलेगा। और ये जो भारत की जो विरासत है ना, ये गांव गांव तक फैली हुई है। तो डेफिनेटली जो गांव के जो बच्चे हैं जो कि आईटी फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जब हम आईटी को, टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम अपने भारत के विरासत के जितने भी जो बिंदु हैं, जैसे हम्पी सिटी है आपका, और वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोकल जो इंजीनियर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस बार के बजट से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के युवाओं को जो आईटी फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और इसका पूरा लाभ भी मिल पाएगा। जीपी बाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मेरा सवाल भी है, जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया डिफेंस को बजट 2026 में कितनी मजबूती मिली है? जो आत्मनिर्भर हथियार है, जो स्वदेशी हथियार है, उसको लेकर, हथियार प्रणाली को लेकर क्या कुछ इस बजट से उम्मीद की जा रही थी और कितना इससे मिलेगा? मेरे विचार से जब मैं इसका फर्दर ब्रेकडाउन देख रहा था तो एयरफोर्स को करीब 63,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये जो हमारे रफाल के 2 स्क्वाड्रन का इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, शायद उसके लिए ये पूरा बैठेगा। साथ ही जो भी अपना इंटरनल, जब भी हम फॉरेन से कोई मेजर एक्सपेंडिचर प्रिक्योर करते हैं तो उसमें हमारे को 25% तक उस फॉरेन कंपनी को हमारे देश में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो वो चीज का जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके साथ हमको टेक्नोलॉजी भी आती है और वो हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्दर बूस्ट देता है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने के लिए। बाजपेयी जी, जिस तरह से इस बार के बजट में डिफेंस सेक्टर को कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है, क्या इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा? क्या कितना फायदा मिलेगा इससे? नहीं, टोटल छूट नहीं दी है उन्होंने। सिविल एविएशन में जो छोटे ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनके पार्ट्स के लिए वो उसकी ड्यूटी 0 की हुई है। तो इससे डेफिनेटली जो हमारे बहुत से प्रशिक्षण संस्थान है जो सीपीएल की ट्रेनिंग देते हैं अपने देश में, उनको अपने विमानों के रखरखाव में उनका खर्चा जरूर कम होगा। ये उस बिल्कुल बिल्कुल वाजपेयी जी, जिस तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आज का बजट जो है वो बेहद उपयोगी रहा है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।